अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस काइंडली अपनी मार्क कर लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। राबिया, आप तब तक मुझसे पूछ लीजिए एमसीक्यू से, बाकी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें तब तक। मैम एमसीक्यू ये है, हम्म प्लेसिबो इफेक्ट इज, फर्स्ट ऑप्शन इज side effect of an intervention, second हम्म is real effect, and third is biopsychosocial effect, and fourth is not measurable. नॉट मेजरेबल। जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दोबारा बोलो। Side effect, ये नहीं है ऑप्शन, ये नहीं है। हाँ, सेकंड रियल ट्रीटमेंट। second is real effect of an intervention, रियल इफेक्ट नहीं, ये भी नहीं है ऑप्शन। third is biopsychosocial effect of an intervention. बायो साइको सोशल कौन सा बोल रहे हो? वर्ड रिपीट करो। Biopsychosocial, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है। लास्ट वन नॉट मेजर, not नॉट measurable. नॉट। इसमें से पहले तीन ऑप्शन तो आंसर नहीं है, तो अगर कोई लगेगा तो फिर लास्ट वाले लगेगा, क्योंकि पहले तीन तो बिल्कुल ये है ही नहीं ना वो चीज, तो पहले तीन तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके मैम, इसी तरह और भी कुछ दो तीन एमसीक्यूज और पूछ थे। लो, मुझसे पूछ लो वो कौन सा है। कोई अगर इस वक्त पता तो पूछ लो, ताकि फाइनल में हमें पता हो कि हमने कैसे करना है। इस वक्त है कोई आपके पास तो पूछ लें मुझसे। सेकंड था, हाई क्वालिटी रिसर्च इज all of हाँ the following except first option is trustworthy, second is हाँ। community based, third is low risk of bias, and fourth is empirical. इम्पेरिकल। तो मैम ये आपने इम्पेरिकल, गलत एक किया मिनट हुआ रुको, है। एक मिनट रुको, ठहरो एक मिनट रुको। एक्सेप्ट जो उस पे नहीं आता, ठीक है। इम्पेरिकल भी जी, होती है, इम्पेरिकल कहते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड को। ट्रस्टवर्दी भी होती है। थर्ड आपने क्या ऑप्शन बोला है? लीस्ट बायस्ड लो होती रिस्क ऑफ है। बायस, और सेकंड ऑप्शन बताओ, सेकंड क्या है? कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड आएगा इसके अंदर आंसर, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स हैं हाई क्वालिटी रिसर्च के। कम्युनिटी बेस्ड विल बी द आंसर, एक्सेप्ट में ये आएगा। और कोई मैम और? बैरियर्स ऑफ ईपीपी का था एक ऑप्शन, हाँ हाँ, पूछिए। उसमें था लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ हाँ स्किल्स, लैक हाँ ऑफ इंटरेस्ट एंड मिसपरसेप्शन ऑफ ईबीपी। हाँ। मिसपरसेप्शन ऑफ ईबीपी। मैम एक्सेप्ट में है। ये एक्सेप्ट में है। जी हाँ, तो मिसपरसेप्शन आएगा ना, बाकी सारे बैरियर्स तो हैं, जब आपने बुक से भी पढ़े थे तो ये तो सारे बैरियर्स ही हैं, सिर्फ ये नहीं है उसके अंदर मैम, उसका मिसपरसेप्शन लास्ट ऑफ ऑप्शन ईबीपी। था बैरियर्स में कि मिसपरसेप्शन होती है ईबीपी की, लास्ट इसका बैरियर में था। नहीं नहीं, वो मिसपरसेप्शन नहीं था। वो मिसपरसेप्शन नहीं था, दैट परसीव, आप उस चीज को गलत समझ रहे हो, दैट इज ईबीपी, दैट इज मिसपरसेप्शन। आप उस चीज को गलत समझते हैं, दैट इज मिसपरसेप्शन। ये बैरियर नहीं है। ओके मैम। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, सब लोग अपने अपने आर्टिकल जरा खोलें, और आर्टिकल्स की मेथोडोलॉजी खोलें जरा जल्दी से। सब लोग अपने आर्टिकल्स की मेथोडोलॉजी खोलिए, और मैं वन बाय वन भी पूछती हूँ। आप सब लोग अपने आर्टिकल की मेथोडोलॉजी के अंदर से सैम्पलिंग टेक्निक ढूंढें, जिसको मिलती जाए मुझे बता दें। अपने अपने आर्टिकल के अंदर से सैम्पलिंग टेक्निक ढूंढे कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की गई थी फॉर एनरोलमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी। जल्दी से शाबाश ढूंढें। फिर उसके बाद मैं स्लाइड्स जल्दी से आपको गो थ्रू करवा देती हूँ, लास्ट लेक्चर वाली जो थी हमारी स्लाइड्स, उनको हम देख लेते। जिसको मिलता जाए वो बताता जाए जल्दी से। एक्सक्यूज मैम, मुझे जजमेंटल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लग रहा है, क्योंकि उसमें क्रॉनिक स्पाइन ठीक है, जो है ना वो पेन का कह रहे हैं। क्रॉनिक स्पाइन गुड हो गया। ठीक है बच्चे, इसको अंडरलाइन कर लो। आपकी प्रोबेबिलिटी टेक्निक, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक ही है जजमेंटल। ठीक हो गया। अच्छा जी सारे मुझे ये बता दो, जजमेंटल जी। को हम कैसे, हम अपने वर्ड्स में बताओ कि क्या कॉन्सेप्ट है जजमेंटल सैम्पलिंग का। उसमें डिजीज पर्सन की जो है ना वो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास पेशेंट आ गया ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स है, अगर उसमें वो पेशेंट फॉल कर रहा होगा तो हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, हाँ, उस एक क्राइटेरिया में, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, गुड। अगर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के पेशेंट, हम पहले क्राइटेरिया डिफाइन कर लेंगे कि ये क्राइटेरिया होगा तो हम इसे अपनी स्टडी में लेंगे, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, गुड। नेक्स्ट बच्चे बच्चे मुझे कोई और बता दे। सना, तुम्हें मिला है सैम्पलिंग टेक्निक? किसी और को मिल गया ये अपनी सैम्पलिंग टेक्निक? मैम मुझे क्लस्टर या स्पेसिफाइड लग रहा है क्योंकि इसमें उन्होंने वो स्विमर्स को सिलेक्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटी में, फिर उसमें से उन्होंने सैंपल लिया है स्विमर्स। मेरी बात सुनो, कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी तो हो सकती है कि जो स्विमर मिलेगा मुझे जहां से मर्जी उसको ले लूंगी। कन्वीनियंट भी तो हो सकती है। मैम मुझे तो यही लग रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपने पढ़ा मेथोडोलॉजी के अंदर? देखो मैं आपको एक बात डिफरेंस बता दूं। मैंने आपसे, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने 20 स्विमर्स लेने हैं। अब 20 स्विमर्स मुझे इतनी, मैं क्या करूंगी अपने काम को आसान रखने के लिए, बस 20 स्विमर्स जो यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होंगे उनको ले लूंगी। अगर क्लस्टर या स्ट्रैटिफाइड करना है ना, तो उस केस में करूंगी जब मैं ये बात करूंगी कि मुझे पूरे लाहौर के स्विमर्स लेने हैं। ज्यादा एरिया होगा तो हम क्लस्टर बना लेंगे या उसके स्ट्राटा बना लेंगे। क्लस्टर तो खैर बने होते हैं, स्ट्राटा बना लेंगे कि एक हमने यूएमटी से स्विमर उठाया, हमने एक यूएल से उठा लिया, एक यूएसए से उठा लिया, ठीक है, ताकि हम लाहौर को कवर करें। लेकिन अगर आपने मुझे कहा ना कि सिर्फ 20 स्विमर लेने हैं, तो वो 20 स्विमर बस इतना होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों या यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हों, तो हम कन्वीनियंस भी ले सकते हैं। लेकिन ये देखो आपके आर्टिकल में कौन सा यूज होता है, ये तो डिपेंड करता है ना कि रिसर्चर ने कौन सी टेक्निक लगाई है। ढूंढो, ना मिले तो मुझे बताना, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट है राबिया। राबिया बच्चे, आपको मिला है सैम्पलिंग टेक्निक? नहीं मैम, मैं आर्टिकल लिख जा रही थी। जी, आर्टिकल पढ़े, जिसको मिलता है बता दे। ओके जी, शाहजेब नेक्स्ट। शाहजेब, आपको मिला है? मैम ढूंढ रहा हूँ भी। ढूंढ लें। अच्छा, मेहराब नेक्स्ट है। मेहराब, मेहराब बताइएगा सैम्पलिंग टेक्निक। मैम अभी मैं सर्च कर रही हूँ, मेथोडोलॉजी पढ़ रही हूँ। चलो कोई, ठीक है। मानूर, उसके बाद है मानूर। मानूर, आपको बताइएगा सैम्पलिंग टेक्निक मिल गई है? नहीं मैम अभी ढूंढ रही हूँ। ढूंढ लें। आयशा, दोनों आयशा, रनीका और अबीरा, किसी को मिली है सैम्पलिंग टेक्निक? मैम मेरा भी वो सारे वाला ये क्रोनिक स्पाइन पेन वाला, तो इसमें वो जजमेंटल और सब्जेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, जजमेंटल सैम्पलिंग। और थर्ड नेम क्या था? तीसरा नाम भी मैंने थर्ड बताया था। पर्पसेस। हाँ, पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक है, गुड। ओके जी, अबीरा, आपको मिला सैम्पलिंग टेक्निक? मैम यहाँ पे डायग्नोसिस नेक डिस्टॉर्शन और नेक ट्रॉमा आ रही है। हाँ, नहीं, टेक्निक देखो ना, सैम्पलिंग टेक्निक कैसे है, क्या नाम था? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो है, लेकिन सैम्पलिंग टेक्निक उसने कौन सी लगाई थी, ये ढूंढो, ठीक है? आयशा वकील, आयशा, आपको मिला सैम्पलिंग टेक्निक? मैम मुझे मिल गई है, जजमेंटल है। जजमेंटल है, आयशा जी। कौन से पेशेंट लिए हुए थे, क्या लिए हुए थे, पर्सन कौन थे, क्या फीचर्स थे? एक्चुअली मेरा शादी मैम बताओ। मैम 18 ईयर से ओल्ड होने, 18 ईयर्स ओल्ड। और दूसरा ये है कि उनको एक बार एपिसोड हो चुका है नेक पेन का एटलीस्ट। ठीक है, नेक पेन का, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। हाँ जी, आयशा वकील, आयशा बताइए बच्चे, मिला आपको? किसी और को मिल गई है सैम्पलिंग टेक्निक? हाँ जी, आयशा बताओ, मिला है? मैम मैंने ना मीटिंग ज्वाइन ही अभी की है, नेट का इशू आ रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा बच्चे, आप एक काम करें, अब सबके सब आप लोग ना सैम्पलिंग टेक्निक ढूंढ के ना उसे टिक कर लें। मैं लेक्चर के एंड पे पूछती हूँ, ठीक है? अब मैं जरा पीपीटी को गो थ्रू करवा दूं। मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने पीपीटी गो थ्रू की थी किसी ने या नहीं? जो फ्राइडे को लेक्चर हुआ था उसकी पीपीटी खुद से पढ़ी है या नहीं किसी ने? अच्छा चलो, फिर मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। और से मैम देखी थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। आपकी जो आपने लेक्चर लिखवाया था उसको पढ़ा था, लेकिन जो पीपीटी थी उसमें समझ नहीं आ रही थी कि वो सीक्वेंस वाइज उसका क्या था। उसका मैं आपको बताती हूँ। देखो, सीक्वेंस को नहीं हमने देखना, आपने पता है क्या देखना है? आपने ये देखना है कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। फर्स्ट, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, उसके बाद उसकी दो मेन टाइप्स थी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दो मेन टाइप्स, और दोनों के नीचे नीचे 4 टाइप्स। सीक्वेंस नहीं इसमें देखना, वो तो टाइप्स है, जितनी जो हम मर्जी लगा दो, पहली तीसरे पे कर दो, चौथी दूसरे पे कर दो, उससे फर्क नहीं, नहीं आप कह पड़ेगा। रही थी, आप कह रही थी ना कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सबके दिए होंगे, तो उन्होंने हाँ, ओवरऑल जो है ना वो सैम्पलिंग टेक्निक के लास्ट पे लिखा हुआ था। हाँ जी। वो जो था लास्ट वाले जो थे ना 3 स्लाइड्स उसमें लिखी है। मैं आपको बता देती हूँ, साथ साथ बता देती हूँ, ठीक है? अब मैं ना गो थ्रू करवाने लगी पीपीटी, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो उधर ही मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब जरा प्लीज पीपीटी को देखिएगा, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी?
जी मैम। ठीक है जी, अच्छा मैं जी स्टार्ट कर मैम। रही हूँ। दोबारा से वो बात कर देती हूँ कि सैम्पलिंग टेक्निक इज द टेक्निक थ्रू विच वी एनरोल या वी select the participants for the study, ठीक है, being a researcher। दो तरह की होती है, वन इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और द रैंडम, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। सेकेंड होती है नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस होते हैं कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांसेस नहीं होते लोगों की सिलेक्शन के। ये मेजर डिफरेंस है, दोनों के आगे चार चार टाइप्स है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट कम्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड कम्स सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, अगली है क्लस्टर सैम्पलिंग, उससे अगली है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उधर चले जाओ तो नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा सैम्पलिंग है, पॉजिटिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है और उसके साथ कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम दे दिया था, मैं गो थ्रू करवा देती हूँ। और ज्यादा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जी कि व्हाई वी नीड सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक की टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या बात की है, देखो मैंने ये चीज उसको जस्ट एक डायग्राम शो की हुई है, सैंपल दिखाया हुआ मैंने आपको, और उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं लास्ट टाइम भी बताया था सैंपल साइज कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू टू मेथड्स, वन कैन बी सम ऑनलाइन कैलकुलेटर, जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी राउसॉफ्ट या एप्टीटूल, ठीक है, या ऑनलाइन कैलकुलेट कर ले सैंपल साइज। द अदर मेथड इज कि वी कैन कैलकुलेट द सैंपल साइज बाय यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स में शायद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। चलिए खैर स्टार्ट कर देते हैं जी। व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज सैंपल। देखो ओवरऑल पॉपुलेशन, ओवरऑल ऑडियंस, ओवरऑल पर्संस को हम पॉपुलेशन कहते हैं, और उसके अंदर से जो हमने सिलेक्ट करने हैं दैट इज सैंपल। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन? Population is defined as all the people or the items with the characteristics one wishes to understand या जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। The aggregate या the population or the persons from which we will take the sample because it is not possible for us to do research on every individual, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें से एक specific proportion निकाल लेते हैं, that is known as a sample। Sample की definition देख लो क्या होती है। Sample की definition है, अच्छा सैंपल और पॉपुलेशन में बस ये फर्क कर देना, पॉपुलेशन कंप्लीट ऑडियंस या कंप्लीट पर्संस को कहते हैं, और उसका सिलेक्टेड जो पार्ट होता है वो सैंपल होता है। तो सैंपल की डेफिनेशन देख लो, इट इज अ स्मॉलर कलेक्शन ऑफ पीपल और द यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन अबाउट विच वी वांट टू डू द रिसर्च, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ मैंने स्विमर्स पे रिसर्च करनी है, तो पॉपुलेशन मेरी क्या होगी, सारे स्विमर्स, ठीक है। मैं कहती हूँ मैंने स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, सारे स्टूडेंट। मैं कहती हूँ मैंने रिसर्च करनी है पेशेंट्स पे जिनको नेक पेन है, तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी पेशेंट विद नेक पेन। ये बात समझ आ रही है मेरे सबको? यस मैम। ठीक है, वो जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं टू नो समथिंग दैट विल बी पॉपुलेशन एंड वी विल सेलेक्ट अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन एंड दैट विल बी द सैंपल। सेकेंड मैंने बताई थी एक बात, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स की लिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, या उनके नाम हो या उनका कोई टैग हो, लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, ठीक है, दैट विल बी सैम्पलिंग फ्रेम। बहुत हाई लेवल रिसर्चेज में मुश्किल होती है। सैम्पलिंग फ्रेम यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है ना, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करें, तो आपने पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा निकाल लेना, दैट विल बी सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। तो इससे कहते हैं लिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज द सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप करना क्यों चाहते हैं रिसर्च, सैम्पलिंग क्यों लेना चाहते हो, ये देखो लेट्स सपोज उन्होंने कहा जी वी हैव अ नंबर ऑफ पर्संस, तो हमने क्या किया, हमने उसके अंदर से डॉक्यूमेंटेशन करके हमने सैंपल निकाल लिया, बहुत ज्यादा लोगों में से हमने कुछ प्रोपोर्शन सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से हम उनको अपनी रिसर्च में उन थोड़े लोगों को यूज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज अ सैंपल। ओके जी, देन कम्स अप व्हाट इज सैम्पलिंग। Sampling is a process of learning about population on the basis of sample drawn from it. उसके बाद डेफिनेशन है यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स और पैरामीटर्स की, बस डेफिनेशन का पता होना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स क्या होते हैं, दे आर द वैल्यूज obtained from the study of the sample। मैं बार बार टर्म यूज करती रही थी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, जब हम आर्टिकल को देख रहे थे, जब हमने क्रिटिकल अप्रेजल स्टार्ट किया था, तो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस या स्टेटिस्टिकल वैल्यूज वो रिजल्ट्स होते हैं जो एक स्टडी से निकले होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था रिजल्ट्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं,
अगर आपको याद हो तो वो सब के सब स्टेटिस्टिक्स कहलाते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? वो स्टेटिस्टिक्स होते हैं जो हमने एक स्टडी की थी किसी सैंपल पे, उसके जो रिजल्ट्स थे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए, तो मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया हुआ है सेंसस। अगर आपको पता हो तो हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद मर्दमशुमारी होती है, दैट इज सेंसस। ठीक है, उस मर्दमशुमारी के थ्रू हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? व्हाई इज पर्पस ऑफ डूइंग दैट सेंसस? आफ्टर एवरी 5 years हम क्यों करते हैं मर्दमशुमारी? मैम पॉपुलेशन की वो मतलब काउंटिंग के लिए। पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए। ठीक है महानूर बच्चे, मुझे बता दो, व्हाई वी डू आफ्टर एवरी 5 years सेंसस इन पाकिस्तान? उससे क्या होगा, हमें फायदा क्या होगा? मैम ओवरऑल पता चलेगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज है या इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन ओवरऑल कितनी है रेशियो आपकी का। सेकंड? ठीक है, हर बंदे का, हर इंडिविजुअल का डाटा आएगा आपके पास? यस मैम। उनका इंडिविजुअल डाटा भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब सेंसस के बारे में उसने बात की है। मेरिट उसने एडवांटेजेस को कहा, डीमेरिट्स उसने डिसएडवांटेजेस को कहा। उसने कहा है जी कि सेंसस अगर आप मर्दमशुमारी कराते हैं, उसका फायदा क्या? नंबर 1, आपको डाटा मिलेगा हर बंदे का इंडिविजुअल, घर डोर टू डोर जाते हैं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, उनके नाम बता दें, उनके ऑक्यूपेशन बता दें, उनकी एजेस बता दें। नंबर 1, आपको डाटा मिल जाएगा। सेकंड, आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी पूरी पॉपुलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, आप उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उन पर सर्विस कर सकते हैं, और उसके नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आपने ओवरऑल थ्रू आउट द पाकिस्तान सबका डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि वो तो है ही सेंसस, उसमें हम सैंपल नहीं कोई ले सकते, पूरी पॉपुलेशन को ही हमने एनालाइज करना है। बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, और एक उसका एक और डिसएडवांटेज है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, जहाँ पे लोग दूर दराज एरियाज में रहते हैं, वहां पे काफी मुश्किल का काम हो जाएगा। जस्ट इतना कॉन्सेप्ट, बस ये इतना पता होना चाहिए सेंसस क्या है। ठीक है, क्या होती है, अदरवाइज हमने तो अपनी सैम्पलिंग टेक्निक्स के साथ रिलेवेंट रहना है इस वक्त। अच्छा जी, अब वो आपसे ये कहते हैं कि सैम्पलिंग के फायदे क्या होते हैं। सैम्पलिंग के फायदे ये होते हैं जी कि इफ वी विल टेक द सैंपल, तो हमारा टाइम बचेगा, हमें पूरी पॉपुलेशन पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और पॉसिबल भी नहीं होता कि हम पूरी पॉपुलेशन पे काम करें। हमारे लिए टाइम और मनी की टर्म्स में भी फायदा हो जाएगा। सेकंड, वर्कलोड भी कम हो जाएगा। थर्ड, हम अपने रिजल्ट्स को, हमारे लिए डाटा एंटर करना और उसको एनालाइज करना उस सैंपल का भी आसान हो जाएगा, रादर देन कि हम कई हजार या कई लाख लोगों पे काम करें। ठीक हो गया, ये यहाँ तक बात है। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे अभी आज के लेक्चर में फोकस कर रही हूँ ना पीपीटी में से, उन पॉइंट्स को अच्छे से बस देखना आपने। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, अब क्या करते हो, प्रोसेस देख लो। जिससे प्रोसेस देख लो, मेथोडोलॉजी की अगर मैं बात करूं ऑफ द आर्टिकल, तो मेथोडोलॉजी के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स थे। ठीक है, पहला पॉइंट शुरू हो रहा था, अगर आपको याद हो तो हम पहला पॉइंट ये कहते थे कि स्टडी डिजाइन क्या है। ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल जब हमने स्टार्ट किया था तो पहला कहते थे व्हाट इज द स्टडी डिजाइन। फिर हम कहते थे दिस सैंपल साइज क्या है, कितने लोगों पे स्टडी करनी है हमने या की गई है। उसके बाद थर्ड था कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, वो जितने लोगों पे स्टडी करनी थी उनको किस टेक्निक के थ्रू हमने अपनी स्टडी में डाला था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम ये पॉइंट सारे बात करते होते थे, तो वही जस्ट यहाँ पे वही वो यही पॉइंट बता रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, अब आ जाए जो हमारा टॉपिक है दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो अब ये देख लो, नॉन प्रोबेबिलिटी उसने दो में डिवाइड कर दिया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नीचे दोनों के चार चार टाइप्स उसने बता दिए। ठीक है, इन बिटवीन एक मिक्स टाइप भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, ये भी बहुत ईजी होती है। अच्छा, दिस इज अ सैम्पलिंग मेथड्स सब टाइप्स। अब आ जाइए जी डेफिनेशन पे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुकी, फिर भी रिपीट कर देती हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑल द मेंबर्स, all the persons of the population have equal chances of being selection, ठीक है, of being selected. And in the non probability sampling, all the individuals do not have equal chances of being selected. ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में ये फर्क है, इक्वल चांसेस होंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी, और नॉट इक्वल चांसेस होंगे तो दैट विल बी द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद आगे चली जाती हूँ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्स्ट टाइप पे जाती हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? सुल्तान आप हैं? सुल्तान बच्चे, आपको समझ आ रही है चीजों की? यस मैम। ठीक
पीपीटी के साथ पीपीटी की के साथ साथ ना मैं जो जो पॉइंट्स पे फोकस कर रही हूँ उनको जरा अच्छे से ज्यादा देख लीजिएगा। अच्छा जी, नंबर फर्स्ट इज जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, वी डिफाइन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया कौन बनाता है, कौन बनाता है वो क्राइटेरिया, या कौन सेलेक्ट करता है वो क्राइटेरिया, कौन बताएगा? अनिका बताएगी। अनिका, जो क्राइटेरिया बनाना है जजमेंटल सैम्पलिंग में, हु विल डिफाइन दैट क्राइटेरिया? मैम जो सैंपल ले रहा होता है वो। उसको क्या कहते हैं, वो कौन होता है? तुम बताओ ना, कौन बताएगा उन्हें क्या कहते हैं हम? जो रिसर्च मैम करते हैं क्लिनिशियन या रिसर्चर्स। सर्चर। या दे आर द रिसर्चर। ठीक है बच्चे, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाना शुरू किया था तो मैं आपको स्टार्ट में कहती थी कि दिस इज द ऑथर्स इंफॉर्मेशन। याद है? ऑथर्स इंफॉर्मेशन टाइटल से नीचे होता था, यस मैम। वो ऑथर रिसर्चर होता है। बट जब उसने अपना काम कर लिया, सारा थीसिस बना लिया और थीसिस का आर्टिकल बना लिया, तब वो ऑथर बन जाएगा। जब वो रिसर्च कर रहा है, प्रोसेस से गुजर रहा है, तब ही द लेबल विल बी रिसर्चर, रिसर्च कर रहा है। वंस यू हैव डन द रिसर्च, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रिसर्च, आपने थीसिस के अंदर से आर्टिकल एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो आप रिसर्चर से अब ऑथर बन जाएंगे। ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑथर वही पर्सन होता है जिसने काम किया होता है और उसके बाद वो उसे राइट कर देता है, अपने काम को राइट डाउन कर देता है। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है वो यूजुअली हम बनाते हैं, रिसर्चर बना देता है। ठीक है, और यूजुअली ये क्राइटेरिया स्पेसिफिक ही होते हैं। जैसे अब अगर लेट सपोज आपने उठाना है पेशेंट, जैसे आपने पहले बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट उठाना है, तो होते ये रेफरेंसेस जो हैं इस्टेब्लिश्ड रेफरेंसेस ही हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि हाँ हम ये यूज कर रहे हैं रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे जो बताने लगी थी, दैट वाज जो एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे भी आपको बताने लगी थी। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे बताओ, जो मैं आपको यहाँ से बल्कि आपसे पहले पूछने लगी थी। एक क्राइटेरिया आर्टिकल की मेथोडोलॉजी में भी होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या नाम था, किसको याद है? क्या सिलेक्शन कहते थे? मैम जो दो मैम सिलेक्शन क्राइटेरिया। हाँ जी, हाँ जी, गुड, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वेरी गुड। और वो आगे से दो तरह का होता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, कौन से लोग स्टडी में लेने हैं, कौन से लोग मैंने स्टडी में नहीं लेने। जैसे मैंने आपको बड़ी इजी एग्जांपल दी हुई है कि अगर मैंने आपकी स्टडी क्लास में स्टडी करनी है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पे, तो मैं ऐसे तो नहीं ना कह दूंगी कि कौन इंटेलिजेंट है, मैं क्राइटेरिया बनाऊंगी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का। उसका सीजीपीओ मस्ट बी मोर देन 3.5, रेगुलर होता हो, एब्सेंट ना होता हो, ये क्राइटेरिया बना दिया इंक्लूजन क्राइटेरिया। और एक्सक्लूजन में क्या डाल दूंगी, जो इरेगुलर बच्चा है जिसका सीजीपीए 3.5 से कम है। ठीक है, समझ रहे हैं ये बात? इस तरीके से हम क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हर स्टडी में होता है, ये हर स्टडी का पार्ट है। जब आप आर्टिकल भी देख रहे थे तो उनके अंदर भी आपको मेजोरिटी ने उसमें अपने आर्टिकल के अंदर लिखे भी होते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरियाज हम बनाते ही बनाते हैं, साइनॉप्सिस में भी बनेंगे, थीसिस में भी बनेंगे, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए अपने आर्टिकल में भी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जजमेंटल सैम्पलिंग के फायदे और नुकसान देख लेते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग का नंबर 1 एडवांटेज इज कि इन दैट केस वी कैन यूज स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल साइज। हम कुछ ऐसे केसेस पे काम कर सकते हैं जिनके बारे में अभी आप इतनी चीजें डिफाइंड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ डिजीज केसेस। ठीक है, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी और बिजनेस डिसीजन में भी यूज करते हैं, हमारा कंसर्न नहीं है, हम तो बायोस्टेटिस्टिक्स से कंसर्न है। डिसएडवांटेजेस, नंबर 1, इसमें पर्सनल बायस हो सकता है। इसमें पर्सनल बायस कैसे हो सकता है? बच्चे बायस कहते हो बाइसनेस को, फेवरिज्म को, फेवरेटिज्म को। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ मैंने आपकी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पे एक रिसर्च करनी है। ठीक है, अब मुझे आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट पसंद है जिसका सीजीपीए 3.2 है। अब मैं क्या करूंगी, उस बच्चे को ऐड करने के लिए मैं अपना क्राइटेरिया रख दूंगी कि द सीजीपीए मस्ट बी अराउंड 3.2। लेकिन क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट इतना कम सीजीपीए ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने फेवरेटिज्म उसके अंदर डाल दी, उस क्राइटेरिया के अंदर। ये बात समझ आई है मेरी? मैंने, क्योंकि मैं रिसर्चर थी ना, मुझे मेरी मर्जी थी, मैं जैसे मर्जी अपना क्राइटेरिया डिफाइन कर सकती। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने अपना क्राइटेरिया डिक्रीज कर दिया। मैंने काम करना था इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पे। या मैं ये कह दूं कि मैं क्राइटेरिया चलो 3.5 ही रखती हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर ना रेगुलरिटी नहीं देखती, वो बच्चा जो कभी क्लास में नहीं आया मैंने उसको भी डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पर्सनल बायसेस आ सकते हैं।
एक हाई क्वालिटी रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च, जितने ऊपर की तरफ स्टडी डिजाइन होता है हायरार्की में, उतने ही बायसेस कम होते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। अब ये देखिए जजमेंटल सैम्पलिंग में उसने आपको एक डायग्राम दिखा दी है कि यू हैव टू टेक आउट 8 सैंपल, देन 8 पीपल यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। तो आपने जजमेंट की एक क्राइटेरिया बनाया, 20 की क्लास थी ये, और 20 में से 8 निकालने थे, तो आपने क्राइटेरिया बना के 8 निकाले उसके अंदर से, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, द पर्सन हु इज रेडिली अवेलेबल फॉर द रिसर्च। आप कहती हूँ मैं मॉल में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मॉल में लड़कियां किस तरह की शॉपिंग कर रही हैं, तो मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी कि लड़की की एज क्या होनी चाहिए, लड़की मैरिड हो अनमैरिड हो। मैं क्या क्राइटेरिया बनाऊंगी, मॉल में एंटर होंगी, मैंने 50 लोगों से डाटा लेना, पहली 50 लड़कियां, पहली 50 फीमेल से मैं डाटा ले लूंगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हम यूज करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो स्टडीज जिसमें सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है ना, उनमें हम ये यूज कर सकते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, क्योंकि हमने सैंपल पूरा करना होता है। एक चीज इसका एडवांटेज ये है जी, हम पायलट स्टडीज में यूज करते हैं, पायलट स्टडी का कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बताती हूँ। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिजल्ट्स में बायसेस हो सकते हैं, और सेकंड अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, अब पायलट स्टडी क्या होती है? यहाँ पे पायलट स्टडी विच कॉन्सेप्ट एक होता है, मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपने अभी कोई रिसर्च स्टार्ट की है, आपने डाटा कलेक्ट करना है, आप डाटा कलेक्ट करने से पहले ना आप ये करो कि लेट्स सपोज आपने डाटा कलेक्ट करना है 400 स्पोर्ट्समैन से, आपने स्पोर्ट्समैन पे रिसर्च करनी है, और 400 स्पोर्ट्समैन आपके हैं, आपका सैंपल साइज है, तो आप पहले ये कर लो काम कि आप उनसे भी डाटा कलेक्ट करना शुरू ना करो 400 स्पोर्ट्समैन से। आप ये कर लो कि आप ना 10 से 15 को स्पोर्ट्समैन ले लो, कोई भी रेंडमली कोई भी स्पोर्ट्समैन ले लो, और उन पे आप उनसे ना वो क्वेश्चनियर फिल करा लो, या उनसे वो सवाल जवाब कर लो। इससे कहते हैं पायलट स्टडी। इसका फायदा क्या होता है, हमें काफी चीजों का ना काम स्टार्ट करने से पहले ही अंदाजा हो जाएगा, दैट इज पायलट स्टडी, ठीक है। जो आपने सर्वे या जो क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी एग्जैक्ट पॉपुलेशन से, अपनी एक्चुअल सैंपल से, आप अभी उनसे ना पूछें, आप पायलट स्टडी कर लें कि कितनी देर लगती है क्वेश्चन ये फिल कराने में, स्पोर्ट्समैन कितने इंटरेस्टेड है मुझे आंसर्स करने में, या स्पोर्ट्समैन ये काम करते भी हैं या नहीं, दैट इज अ पायलट स्टडी। एक ट्रायल स्टडी जो होगी ना, छोटी सी लेवल की ट्रायल स्टडी, बिफोर कंडक्टिंग द एक्चुअल डाटा कलेक्शन, दैट विल बी पायलट स्टडी, ठीक है। ये है पायलट स्टडी का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में उन्होंने कहा है कि क्लास है 100 स्टूडेंट्स की एंड आई हैव टू टेक अ सैंपल ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो मुझे नहीं कंसर्न है कि वो बच्चा किस डिपार्टमेंट का है, या वो बच्चा किस सेमेस्टर का है, वो बच्चा कितने सीजीपीए का, मुझे कोई कंसर्न नहीं है इससे। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्राइटेरिया में बस ये लिखा था कि मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चाहिए, तो पहले 20 स्टूडेंट जो मेरे पास आ जाएंगे, जो पहले 20 स्टूडेंट मेरे पास होंगे या मैं जिनके पास चली जाऊंगी, बस मैं उनको ले लूंगी रिगार्डलेस ऑफ एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। ये है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, समझ आ गई ये बात की। नेक्स्ट कम्स द कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, इन द कोटा सैम्पलिंग मैंने आपको पहली बात बताई थी कि वी हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शंस ऑफ मल्टीपल पीपल फॉर मल्टीपल ग्रुप्स। 10% इनका कोटा है, 20% इनका कोटा है, 30% इनका कोटा है, तो आपने उतना उतना कोटा सबको देना होता है। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, कोटाज आर मेड अप टू सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको इसकी लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर वी हैव कोटाज फॉर मल्टीपल एरियाज, ठीक है। पंजाब के बच्चों का क्या कोटा है, एफएससी के स्टूडेंट्स का क्या कोटा है, क्या कोटा है अंडर डेवलप्ड एरियाज का, ठीक है। तो उतने कोटास को आपने देनी होती है। अब उतने कोटास के अंदर जो लोग पहले आ जाएंगे आप उनको ओब्वियसली ऐड कर लोगे, ठीक है। पहले आने वाले पहले आए पहले पाए, जैसे हम कहते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसमें ये फायदा होता है कि आपके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी मल्टीपल एरियाज की, लेकिन इसका नुकसान क्या है, पर्सनल बायसेस यहाँ पे भी हो सकते हैं, फेवरेटिज्म भी हो सकती है, ठीक है, पर्सनल प्रेजुडिस भी हो सकता है। जैसे आपने कहा जी कि मैंने कश्मीर के बच्चों को नहीं ऐड करना कोटा में, मैंने सबका कोटा डाल दिया, सिंध का डाल दिया, पंजाब का डाल दिया, सरहद का डाल दिया, और कौन सा सूबा है, बलूचिस्तान का डाल दिया, लेकिन कश्मीर का कोटा आपने नहीं डाला, तो वो फिर आपकी पर्सनल बायस वहां पे आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर द रिसर्चर एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कोटा, ठीक है। तो आप हो सकता है उनको ऐड ना करो, ये इसका नुकसान है। लेकिन एक बात याद रखना, हर सैम्पलिंग टेक्निक का अपना प्रोज, हर सैम्पलिंग टेक्निक के अपने प्रोज अपने कॉन्स हैं, अपने एडवांटेजेस अपने डिसएडवांटेजेस। जिस कंडीशन में
कोटा सैम्पलिंग फिट होगी, वहां पे हो सकता है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग फिट ही ना होती हो सकता है वहां कोटा सैम्पलिंग ना फिट होती हो, यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग फिट होती है। ठीक है, तो ये जब आप टाइटल डिसाइड करते हैं, टॉपिक डिसाइड करते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी डिफाइन कर रहे होते हैं, तो देयर कम्स द टाइम व्हेन यू हैव टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक। ये सब काम करते हुए आता है, फिजिबिलिटी बनाते हुए आता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपसे कहते हैं जी कि कोटा सैम्पलिंग आपने किस पे करनी है, वो लोग जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुनने वाले लोगों में ना हमने कोई रिसर्च करनी है, उनसे कोई सवाल पूछने हैं, तो हमने उनके अंदर कोटा रख लिया है कि 60% वो हाउसवाइफ्स हो जो घर पे रेडियो सुनती हैं, 25% वो विलेज के लोग हों, और 15% वो लोग हों जो अंडर 15 ईयर्स हैं और वो रेडियो सुनते हो। ठीक है, तो अब देखो 60%, 100% टोटल होता है, 60% हाउसवाइफ मैंने कह दिया, मैंने 500 लोगों का इंटरव्यू लेना था, तो 60%, 500 का 60% 300 हाउसवाइफ लेनी है, 125 लोग मैंने गांव से लेने हैं आउट ऑफ 500, और 15% मैंने उन बच्चों को लेना है जो 15 साल से कम के हैं, तो 15% 500 का बनता है 75। तो दिस इज हाउ आई विल टेक द डाटा, या आई विल डू द इंटरव्यू ऑफ द 500 पीपल। इतना मैंने कोटा बनाया हुआ था। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? कोई मुश्किल है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले मुझसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, इतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना ये आपके बच्चे 9th और 10th सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू विल बी डूइंग द रिसर्च। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज साथ साथ कर लेना। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना एक और एग्जाम्पल दे दी है कि एक पॉपुलेशन है मेरे पास, उसमें मैंने कोटा बना दिया है कि 50% मेल डाल लो। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ 100 लोग सेलेक्ट कर लो, तो 50% मेल और 50% फीमेल का क्या मतलब है, कितने कितने लोग हैं? 100 का सैंपल साइज है, मुझे कौन बताएगा? मेरा आप बताएगी, मेरा बच्चे मुझे बताइए। 100 सैंपल साइज मैंने लेना है और 50% मेल और 50% फीमेल चाहिए, तो क्या परसेंटेज होगी, क्या प्रोपोर्शन होगा दोनों का सैंपल साइज में विद 100 सैंपल साइज? मैम दोनों 50-50 होंगे। हाँ, दोनों 50-50 होंगे। ठीक है, गुड। ठीक है, और एक और प्रोपोर्शन नेक्स्ट बता दो कि उसने कहा है जी कि आपने 70% लेने हैं वाइट पर्सन, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग, 30% लेने हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग, और सैंपल साइज है मेरे पास 98 का, तो क्या करोगी? 98 का सैंपल साइज है, क्या करोगी? 70 के अकॉर्डिंग जो नंबर बनेगा वो हाँ, जो वाइट। ठीक है, 98 का जो 70% बनेगा वो फेयर कॉम्प्लेक्शन ले लोगे, 30% ले लोगे। ठीक है, अच्छा एक और, अब मुझे लास्ट क्वेश्चन ये बता दो कि 70% और 30% किसने डिफाइन किया है? 70 और 30% किसने मैम आपने पूछा क्या? सॉरी, मैंने पूछा है कि हु डिफाइन के 70% फेयर कॉम्प्लेक्शन लेना है, 30% डार्क कॉम्प्लेक्शन लेना है, हु डिसाइडेड? मैम जो क्राइटेरिया हमने सेट किया, जो रिसर्चर है उसने। रिसर्चर ने। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमारी मर्जी हो रही है सिलेक्शन में, कोटा बनाने में, तो यहाँ पे बायस हो सकता है कि नहीं? जी मैम, यहाँ पे बायस है। बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लास्ट कम्स द स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक विल बी यूज्ड ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एनी अनरेयर कंडीशन जो बहुत कॉमन नहीं है। इसमें लास्ट में एग्जांपल दी थी, एड्स के पेशेंट्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, अल्कोहल इनटेक करने वाले लोग हैं। तो आप क्या करते हो कि यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट इंडिविजुअल, एंड द फर्स्ट इंडिविजुअल विल बी रिस्पॉन्सिबल, या वी विल रिक्वेस्ट हिम और हर टू रेफर अस टू द सेकंड पर्सन। क्या आप बता दीजिए कोई और अल्कोहल पीता है, कौन पीता है, ये कौन ड्रग्स यूज करता है, वो सेकंड आपको का बता देगा। देन यू विल अप्रोच द सेकंड पर्सन, देन यू विल डू द सेम रिक्वेस्ट टू द सेकंड इंडिविजुअल कि आप बता देंगे कि तीसरा का मिलेगा। ठीक हो गया? तो इस तरह के कंडीशंस में हम अनरेयर कंडीशन में स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं। ऑलराइट, अच्छा स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपने क्या किया है ये देखो, इसकी ये जरा फ्लोशीट देख लो, ये जो डायग्राम है ये कौन समझाएगा मुझे? चलो मुझे ये डायग्राम कौन समझाएगा, ये मुझे बता देगा कौन? मानूर बताएगी। मानूर बच्चे बताओ ये क्या कह रहा है डायग्राम में, स्नोबॉल सैम्पलिंग की डायग्राम में वो क्या बात कहना चाह रहा है? मैम बेसिकली स्नोबॉल में क्या कि हम कोई रेफरल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं मैम? यहाँ एक जैसा सेंटर में अगर एक मिड पॉइंट है, उसके रेफरेंस से दूसरा है, एंड देन रेफरेंस से द्वारा 3 में डिवाइड हो रहा है वो। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक हो गया। ठीक है, एडवांटेज इसका क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग का एडवांटेज है कि जी वी कैन गेट एक्सेस टू द पीपल हु आर डिफिकल्ट टू रीच अदरवाइज, जिनके लिए जिनसे डेटा कलेक्ट करना वैसे इतना मुश्किल होता है जिनको ढूंढना। नुकसान क्या है? नुकसान है ऑब्वियसली आपको रेफरल मिल रहा है, आपने खुद को सिलेक्ट नहीं किए।
तो हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है। यहां तक कीजिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये टाइप्स ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन कम्स द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बेटे मुझे एक क्वेश्चन का कोई आंसर कर दे, मुझे आप ये बताते हैं कि हम रिसर्च करते क्यों है, क्या जरूरत है इतना काम करने की, व्हाट इज द नीड टू कंडक्ट अ रिसर्च, कौन बताएगा? अपने लेवल पे बताएं पहले, बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ डिप्यूटी स्टूडेंट, व्हाई देयर इज नीड टू डू द रिसर्च, इसका आंसर कौन देगा? मैम टू फाइंड द लेटेस्ट एविडेंस। तो लेटेस्ट एविडेंस वहां भी तो मिला हुआ है, पड़ा हुआ है डेटाबेस पे, तो हम क्यों कर रहे हैं काम, हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है रिसर्च करने की? मैम अप टू डेट रहने के लिए। क्या करने के लिए? मैम अप टू डेट रहने के लिए, नहीं, अपडेट मैं रहने के लिए। क्यों कर रही हूँ, मैं एक रिसर्च क्यों करूंगी, आप क्यों करोगे रिसर्च एज अ स्टूडेंट? जी सुल्तान, सुल्तान बच्चे मुझे बताइए, व्हाट इज द नीड टू कंडक्ट अ रिसर्च एज अ स्टूडेंट, एज अ डीपीडी स्टूडेंट, एज एन 8th सेमेस्टर स्टूडेंट, आपको कहा जा रहा है कि यू विल डू द रिसर्च एंड यू विल डू द सिनॉप्सिस इन द सेमेस्टर 9, तो व्हाट इज द नीड ऑफ कंडक्टिंग दैट? मैम अपने एक्सपीरियंस के लिए करेंगे। एक्सपीरियंस के लिए हाँ चलो कुछ हद तक बेहतर है, बिल्कुल ऐसी ही बात। देखिए एक तो द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर विल बी द कि जी कोर्स ऑफर होगा आपको रिसर्च का, ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट आंसर इज। अब ये कोर्स क्यों ऑफर हो रहा है? कोर्स इसलिए ऑफर हो रहा है कि आपको ये बात बता दी गई है मैंने कि हर चीज अब रिसर्च बेस्ड है। आपने अंडर ग्रेड पे पढ़ना है, आपने पोस्ट ग्रेड पे पढ़ना है, आप एमफिल स्टूडेंट रहेंगे, आप पीएचडी स्टूडेंट रहेंगे, इन द एवरी डिग्री, इन द एवरी लेवल, एट द एवरी लेवल अब रिसर्च सिखाई जाती है। और रिसर्च सिखाने के लिए क्या तरीका है? रिसर्च करवाना। जब प्रोसेस से गुजरोगे तो ही पता चलेगा ना करना क्या है, करना कैसे है, ठीक है। और तरीका इसका वही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट देखोगे कि आप क्या ढूंढना क्या चाह रहे हो, उस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को किस में कन्वर्ट करोगे, अपने टॉपिक को किस में कन्वर्ट करते हो? टाइटल में, ठीक है, टाइटल में कन्वर्ट करते हो, फिर उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी बनाते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, पहले लेवल पे क्या कहते हैं उसको, कौन बताएगा? क्या करते हैं 9th सेमेस्टर में? मैंने बार बार ये बातें बताई मैं आप लोगों को, सना बताएगी, सना बताओ 9th सेमेस्टर में जाके क्या करोगी? मैम साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस करोगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और साइनॉप्सिस उसके बाद बताएं 10th सेमेस्टर में आप क्या करेंगी? थीसिस। हाँ जी, साइनॉप्सिस और थीसिस में मेजर फर्क मैंने क्या बताया था, क्या फर्क है? मैंने एक डिफरेंस बताया था आपको साइनॉप्सिस और थीसिस में, जो किसी सिनेप्सिस को अगर होता है याद वो हो। जो सिनेप्सिस होता है वो थीसिस पे जो कंपैरेटिवली थोड़ा शॉर्ट होता है, और जो थीसिस होता है वो हमारी डिटेल स्टडी होती है, आर्टिकल होता है। नहीं नहीं बच्चे, नहीं आर्टिकल नहीं होता। देखो मैं बता, मैंने आपसे कहा था सिनॉप्सिस में ना आपने बताना है कि मैं इस तरीके से काम करूंगी, थीसिस में आप डेटा कलेक्ट करेंगी ना, सिनॉप्सिस में कोई डेटा कलेक्शन नहीं होती, ठीक है। आप बस कह दोगी कि आई विल टेक दिस, या मैं ऐसे बनाऊंगी ऐसे करूंगी। थीसिस में जाकर डेटा कलेक्शन करनी है, जब डाटा आ जाएगा तो उसको फिर एनालाइज करना है, जब डाटा आता है तो आपने उसको पहले पुट करना है, कहाँ पे डाटा कहाँ पुट करते हैं? एसपीएसएस पे। एसपीएसएस पे पुट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हो और उस डाटा के रिजल्ट्स बनाते हो कि ये डाटा ये बता रहा है, ये बात कर रहा है डाटा, ठीक है। बात क्लियर होगी है? फिर ही पता चलेगा ना कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। बात समझ आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल कंडक्ट द रिसर्च। अब उसके अंदर सारा मेथोडोलॉजी के सेक्शन में से एक कैटेगरी इज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे मैं वापस जा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया था, एवरी इंडिविजुअल, एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन और बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 कम्स अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हो, क्या कहते हो उसको? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मैंने लास्ट में बताई थी। सुमत है हमारे साथ? पाइका या सुमत है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मुझे बता दें दूसरा नाम क्या है? लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड, हाँ जी, गुड, ठीक है, वेरी गुड। लॉटरी मेथड में हमने क्या करना है, ऑल द इंडिविजुअल्स जिसके जो भी उनके लेबल्स हैं, उनके नाम है, उनकी लिस्ट होनी चाहिए, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं।
उनके नामों की पर्चियां डालें या कंप्यूटर पे घुमा लें कंप्यूटर जनरेटर के थ्रू। फिर उसके अंदर से आपने कितनी पर्चियां उठानी है, जितना सैंपल है, ठीक है, दैट इज द लॉटरी मेथड या दैट इज द कंप्यूटर जनरेटर मेथड। दिस इज द मेथड नोन एज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, हो गया। यहाँ पे देख लो, आप लॉटरी निकाल रहे हो, कितने लोगों के नाम निकाल रहे हो, या फिर ऐसे ये नंबर घूमते जाएंगे और आप इनमें से कुछ नंबर सेलेक्ट कर लें। दिस इज अ मेथड ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मेरा पर्सनल बायस नहीं होगा। मैंने पर्चियां निकाली, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं उसमें किया, बस मैंने क्राइटेरिया बना के उन लोगों की पर्चियां डाल दी। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है आपका सैंपल। डीमेरिट क्या है इसका, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन बताएगा? इसका एक डिसएडवांटेज है, कौन बताएगा? लिखा भी हुआ है। फाइका है हमारे साथ? अबीरा बच्चे मुझे बताओ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का डिसएडवांटेज पहला लिखा भी हुआ है, समझा दो मुझे। मैम नो पर्सनल बियास। नहीं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या इसके लिए करने के लिए? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए हमें चाहिए क्या? कहाँ से पर्चियां निकालोगे? सारी पॉपुलेशन की लिस्ट बना के क्या उसकी कहते हैं उसको? पर्चियां क्या कहते डालेंगे। हैं उसको? क्या कहते हैं? लॉटरी मेथड। नहीं नहीं, पूरे पॉपुलेशन की लिस्ट को क्या कहते हैं? सैंपल्स। सैंपल। बच्चे क्या कर सैंपल रहे हो? फ्रेम मैम। सैंपल फ्रेम। या सैम्पलिंग फ्रेम। तो अगर किसी पॉपुलेशन की लिस्ट नहीं है, सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, तो उसके ऊपर हम ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते। आप समझ आइए बात की, अगर पॉपुलेशन की लिस्ट ही नहीं है तो आप पर्ची किसकी निकालेंगे? बात समझ आ रही है? तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर किसी पॉपुलेशन का सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास नहीं है तो वहां पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई नहीं हो सकती। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम मोस्ट ऑफ द टाइम आरसीटीज में लगाते हैं, जहां पे वर्ड आता है ना रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वहां पे ये रैंडम सैम्पलिंग आएगी। वहां पे दोबारा बताऊंगी, यही रैंडम सैम्पलिंग होगी। आरसीटी के अंदर प्रोबेबिलिटी टेक्निक की रैंडम सैम्पलिंग यूज होती है सैंपल सिलेक्शन के लिए, ये बात याद कर लें। ठीक है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में लोग जो लेने हैं उनको लेने के लिए ये तरीका यूज करना है आपने। मैं तो अब जब आरसीटी पढ़ाऊंगी तो मैं पूछूंगी ये बात। आरसीटीज के अंदर सैम्पलिंग टेक्निक जो यूज की जाती है दैट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, बात समझ आ गई है ये वाली? यस मैम। ठीक है, अच्छा बच्चे, कोई बच्चा रिवाइज कर सकता है स्टडी डिजाइन को? कितने स्टडी डिजाइन से क्या सीक्वेंस थी बताएं, कौन बताएगा? पहला कौन सा स्टडी डिजाइन था हमारे पास? मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू। गुड। फिर उसके बाद हम्म। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, नॉन रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर टेस्ट एंड ट्रायल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडीज और केस सीरीज, केस स्टडीज, फिर लास्ट पे आते हैं टेक्स्ट बुक्स, नैरेटिव रिव्यूज और लेबोरेटरी फाइंडिंग। ठीक है बच्चे, सबको ये बातें याद ही है ना? इनको प्लीज भूलना जाना, बिकॉज देखो मैंने आपको ये बात आगे भी कही है कि ये कोर्स पढ़ाने का ये मकसद नहीं है कि 8 सेमेस्टर में ईबीपी समझानी है। इसका मकसद ये है कि आपने 9 और 10 सेमेस्टर में रिसर्च करनी है और उसकी बेसिक्स इसी कोर्स से आनी है। तो आपने जो तब 2 सेमेस्टर्स में काम करना है ना, वो यहाँ से सीख कर जाना है। ठीक है, अच्छा जी। देन कम्स द सिंपल, आफ्टर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वी हैव स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द स्ट्रेटा या ग्रुप्स। स्ट्रेटा को हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है, और हम उन ग्रुप्स के अंदर से हर ग्रुप की पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, हर ग्रुप के अंदर से सैंपल निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं लास्ट में भी दी थी, अभी आपको देती हूँ कि आप ना 4 बकेट्स रख लो, 4 बकेट्स। एक बकेट रखो रेड बॉल्स की, एक बकेट रखो ग्रीन बॉल्स की, एक बकेट रखो येलो बॉल्स की, एक बकेट रखो व्हाइट बॉल्स की, और मैं आपको कहती हूँ कि टोटल आपने 12 सिलेक्ट करनी है बॉल्स। ठीक है, अब 12 बॉल सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन बताएगा? 4 बकेट्स हैं डिफरेंट कलर्स की और 12 बॉल्स निकालनी है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लिए क्या करोगे? हर ग्रुप में से लेंगे, उसमें से हर बास्केट में से। कितनी? टोटल लेनी कितनी थी? 12। और बकेट्स कितने थे? 4।
3 दिन लेंगे हर 3 बकेट। दिन लेंगे, ठीक है, गुड। अब इन 3 दिन लेने के बाद आप कह सकती हैं कि मैंने हर बकेट को रिप्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। तो इस तरह मैंने एग्जांपल दी थी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की लाहौर के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम। या मल्टीपल एरियाज जो ग्रुप्स हैं लाहौर को, उनको लाहौर को हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू मल्टीपल ग्रुप्स एंड देन वी विल टेक द डाटा फ्रॉम एवरी स्ट्रेटा और एवरी ग्रुप, देन वी कैन से कि हमने पूरे लाहौर को रिप्रेजेंटेशन दी है। ये बात समझ आ गई मेरी? दिस इज द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और ये जो सैम्पलिंग है ये यूजुअली लार्ज स्केल स्टडीज पे होती है जिसके लिए हमने ज्यादा पॉपुलेशन या ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम। अच्छा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाती है। रिप्रेजेंटेशन का वर्ड अब यहाँ पे है कि आपने ज्यादा एरिया कवर किया है। एक्यूरेसी होती है, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्टडी करनी है और उसने एशियन कंट्रीज लेनी है, 4 एशियन कंट्रीज लेनी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है तो 4 कंट्रीज पे काम करना चाहती है। अब चारों कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन लेनी है, उसे सैंपल चारों कंट्रीज से लेना है, तो इसे हम कहेंगे कि जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन या जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसने की है, ठीक है, पूरे एरिया की। तो ये हैवी स्केल स्टडीज होती हैं जिसमें ज्यादा एरिया कवर करना होता है। नुकसान क्या है? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो नुकसान या डिसएडवांटेजेस, फंड ज्यादा एरिया का काम होता है, फंड चाहिए उतने पर्सन चाहिए जो आपका काम करेंगे, उतनी ही आपको इसके अंदर टाइम चाहिए होगा। कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्किल पर्सन चाहिए होंगे रिसर्च करने के लिए, और स्ट्रेटा जो बनाने हैं, जो ग्रुप्स बनाने हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस बेस पे आप ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज अच्छे से देख लो। नेक्स्ट का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में मैंने क्या कहा था, ये देखो के लिखा हुआ, के स्टैंड्स फॉर सैम्पलिंग इंटरवल। इंटरवल बना लो, 7 का इंटरवल बनाओगे तो कैसे लोगे सैंपल? 7 का इंटरवल बनाएंगे तो आप कैसे सैंपल लेंगे? ये बात कौन बताएगा? शाहजेब बताएगा। शाहजेब बताओ, सैम्पलिंग इंटरवल 7 का है तो कैसे लोगे लोग? मैम कितने लोग हैं, जरा बता दें दोबारा एक बार। इंटरवल तो 7 है, टोटल 200 है, टोटल 200 है। 7 का मैंने आपको इंटरवल बना दिया सैम्पलिंग इंटरवल। अब कैसे लोगे लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? मैम ऐसे कर सकते हैं कि लाइक मैं पहले 5 ले लूं और उसके बाद 7 का इंटरवल लेके डायरेक्ट 13 से। मैंने आपको बताया था, नहीं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में पहला लेना है, बस पहला लेना है और फिर इंटरवल पे चले जाना है, ऐसे नहीं करना पहले 5 लेके। ठीक है मैम, मतलब हम पहला लेंगे और डायरेक्ट से 8 पे चले जाएंगे। पहला 7वां, हाँ चलो 8वां आ गया, 8वां और उसके बाद मैम फिर हम मैम इंटरवल दे सकते हैं लाइक। हाँ इजी कर लो, पहला ले लिया, 7वां ले लिया, 14th ले लिया, 21st, 28th, 35th एंड सो ऑन, ठीक है। यस सर, ठीक हो गया जी, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो पूछ ले। इसका फायदा क्या होता है? सिंपल होती है, कन्वीनियंट होती है, टाइम कम लगता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है जी? पॉपुलेशन विद हिडन पीरियोडिसिटीज। इसका यहाँ पे देखें, आपने इतने लोग छोड़ दिए और इतने लोग हम लेते चले गए। अब हमें नहीं पता कि वो उसके अंदर कैसा सैंपल आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स हमारे हिडन रह जाएं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। आपको जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम शायद दी थी कि आप ना कहते हो कि हम जाते हैं कैंट के अंदर, हम देखते हैं कि कैंट के अंदर टोटल घर हैं लेट्स सपोज 7500, तो 7500 घरों का हम ना सर्वे करते हैं और हम देखते हैं कि इन 7500 घरों के अंदर कौन सी टी यूज होती है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 7500 घरों में जाऊं, तो मैं ये करती हूँ पहले घर में चली जाऊंगी, 6 घर में जाऊंगी, 12 घर में, 18 घर में, 24 घर में। मैंने वहां पे 6 का बना लिया इंटरवल। वर्ड है सैम्पलिंग इंटरवल, उसको के कहते हो, के सैम्पलिंग इंटरवल, के सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, ठीक है बच्चे, ये लिख लो बात। के किसे कहते हो? सैम्पलिंग इंटरवल को कहते हो। एन क्या होता है? व्हाट इज एन? एन क्या है? सारे बताओ बच्चे, एन क्या है? व्हाट इज एन? नंबर होगा शायद। नंबर होगा, ठीक है। या पॉपुलेशन का नंबर, किसकी बात उस वक्त कर रही है, ठीक है। या पॉपुलेशन का नंबर, या अगर सैंपल की बात कर रही हो तो सैंपल का नंबर, जिसको हम सैंपल साइज भी कहते हैं, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट कम्स द Yes, क्लस्टर ma'am. सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है जी। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि जी क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने a technique in which the entire population is divided into the groups और उसके अंदर से हम रैंडम सैंपल उठाते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऑलमोस्ट दे आर सेम, लेकिन फर्क क्या होगा? ऑलमोस्ट दे आर सेम, ग्रुप्स इसमें भी हैं, ग्रुप्स इसमें भी हैं। फर्क बताती हूँ। मैंने आपको चार बकेट्स बताई थी, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट। ऐसे ही था ना, चार बकेट्स बताई थी। ये उसके अंदर बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, व्हाइट बॉल्स हैं। ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बताई थी ना मैंने। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपने ना रेड बॉल्स अलग डाली हैं, येलो अलग डाली हुई है, ग्रीन अलग डाली हुई है, व्हाइट अलग डाली हुई है। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? क्लस्टर में हम ये करेंगे, हम पहले ना भी बॉल्स की बकेट नहीं बनाएंगे, हम ये करेंगे सारी बॉल्स को मिक्स कर देंगे। ठीक है, सारी बॉल्स को मिक्स कर दो और वो मिक्स्ड जो बॉल्स है ना वो बकेट में डालो। मींस के बकेट 1 में चारों कलर होंगे, बकेट 2 में चारों कलर होंगे, बकेट 3 में भी चारों कलर होंगे, बकेट 4 में भी चारों कलर होंगे। अब इन बकेट्स के अंदर से तीन 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 करके उठा लो। अब कोई भी कलर आ सकता है, वो रेड भी आ सकते हैं, येलो भी आ सकते हैं, ग्रीन भी आ सकते हैं, व्हाइट भी आ सकते हैं। दिस इज नोन एज अ क्लस्टर सैम्पलिंग। समझ आई है या नहीं? समझ आ गई है या नहीं है? दोबारा बता दूं। यस मैम, आ गई समझ। ठीक है, एक चीज या Excuse तो me, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम फिर स्ट्रेटिफाइड में तो हमने हर ग्रुप में से डाटा कलेक्ट करना था, ठीक है। इधर आप कह रही हाँ थी कि आप कोई से हाँ भी 2 ग्रुप में से डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपका जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। हर ग्रुप में हाँ, से डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्लस्टर में। जरूरत नहीं है। हाँ, सेकंड में इसी बात पे आने लगी थी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, हाँ जी, ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ठीक आपको है। ये भी हो सकता है कि आपको मैं कहूँ कि 12 बॉल्स उठानी है, आप कहो कि मैं चारों में से उठा लूं, या आप कहती हो मैं तीनों चारों में से उठाओगे तो चलो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। लेकिन आप कहती हो कि 12 बॉल्स है, चलो पहली बकेट में से उठा लूं 12 बॉल्स। ठीक है, अब बाकी बकेट्स जी की मैम। रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं आई है, चाहे कलर सेम ही थे वहां पे, लेकिन हमने रिप्रेजेंट नहीं किया उन सबको। तो हम ये कहेंगे नुकसान या उसका डिसएडवांटेज होगा कि स्ट्रेटिफाइड में रिप्रेजेंटेशन होती है सारे एरिया की, सारे पॉपुलेशन की या सारे एरिया की। क्लस्टर सैम्पलिंग में लीस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें रिप्रेजेंटेशन कम होती है। स्ट्रेटिफाइड में एरर के चांसेस कम है क्योंकि हम ज्यादा को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्लस्टर में एरर के चांसेस भी ज्यादा है। स्ट्रेटिफाइड का फायदा भी है, लेकिन उसके ज्यादा फायदे, स्ट्रेटिफाइड के ज्यादा फायदे, एरर उसमें कम है, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में एरिया ज्यादा कवर करना है तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। क्लस्टर में टाइम भी कम लगेगा, पैसे भी कम लगेंगे, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो। ठीक है, कॉस्ट कम होती है क्लस्टर सैम्पलिंग में, आपको सबकी जगह जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लो। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में उसने हर लाइन को कवर किया हुआ है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। क्लस्टर सैम्पलिंग में उसने एक जगह से 3 उठा लिया, एक जगह से तीन उठा लिया, उसे जरूरत ही नहीं थी इतना घूमने फिरने की। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल देन द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इसमें कम होती है, एक्यूरेसी इसमें कम होती है, और सैम्पलिंग और एरर ज्यादा होता है। उसके बाद जो मिक्स टाइप है ना, मिक्स टाइप में आप क्या करते हो? मिक्स टाइप में हम ये कर लेते हो, मिक्स टाइप दो तरह की, मल्टी फेज स्टडी। बच्चे मल्टी फेज स्टडी ये होती है, मल्टी फेज ये करती है, मल्टीपल फेजेस में करते जाते हो। फेज 1 में मैंने डाटा ले लिया इतने लोगों का, ये डाटा ले लिया, अब उसके बाद कुछ अर्से के बाद मैं फेज 2 शुरू करूंगा, मल्टी फेज कह रही मैं मिक्स्ड सैम्पलिंग टाइप में। फिर फेजेस में डिवाइड कर दें, एक ड्यूरेशन एक फेज है, सेकंड ड्यूरेशन अगला फेज है, उससे अगला ड्यूरेशन। ठीक है, और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हम क्या करते हैं? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में उसने आपको एग्जांपल दी है मल्टीपल स्टेजेस की। आप शुरू करो, जैसे आपने कंट्रीज में कोई स्टडी शुरू की, फिर कंट्री के बाद आपने उसके अंदर प्रोविंस के अंदर गए, प्रोविंस के बाद आप उसके एक सिटी के अंदर गए, सिटी के बाद आप उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए, हाई लेवल से श्रिंक करते जाए, स्मॉल लेवल की तरफ आते जाएंगे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। और अगर आप उसको मल्टीपल फेजेस के साथ करते जाओगे तो दैट विल बी द मल्टी फेज सैम्पलिंग। ठीक है, जितनी बातें मैंने बताई हैं उनको बस अच्छे से देख लेना, और जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब होपफुली आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। एनी क्वेश्चन इफ एनीवन हैव? एक्सक्यूज मी जी जी, मैम, मल्टी फेज स्टडी जो है ना वो एक दफा रिपीट कर दें। मैं आपको बताती हूँ। देखो,